हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी का वेक्टर एजुकेटर के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, वन बाय वन करके मैं एक एक टॉपिक पढ़ाते जा रहा हूं। जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था एडवांस लेवल के प्रॉब्लम आरएस एंड उसकी कैरलिटी को कैसे चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताया था। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि कैसे करना होता है। होमवर्क थोड़ा ज़्यादा था, मुझे पता है कि थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट लेकिन आप उसको करोगे तो एक्जैक्टली आपको पूरी व्यूज़ क्लियर हो जाएंगे कि कैरलिटी कैसे चेक करते हैं किसी कंपाउंड में, कैसे उसका आरएस कन्फाइन करते हैं। तो आपको कभी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट आपको उससे ज़्यादा क्या चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको आरएस एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया था, डिटेल किया था। डिटेल में बाकी बेसिक्स भी मैंने बता रखे थे, बहुत सारी बेसिक्स मैंने बताया था। कुछ लोगों को एक्जैक्टली प्रॉब्लम थी कि सर हम कैरल नहीं चेक कर पाते, कैरल कार्बन को नहीं देख पाते, कैरलिटी चेक करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैंने उस तरह के प्रॉब्लम को चूज़ किया था जो कि एम एस चौहान से लिए गए थे। ठीक है, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक जनरली डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनेंशियोमर या डायस्ट्यूमर। कई बार क्या होता है, हम आरएस तो बहुत सारा सीख चुके हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं, कैरल कार्बन को सीख चुके हैं, लेकिन क्या होता है कई बार क्वेश्चन बहुत ही रिवर्ट करके घुमा के पूछ लेता है। तो आपसे तो आरएस पूछता है पहली बात, तो अगर कभी भी एनेंशियोमर डायस्ट्यूमर पूछेगा ना, तो इसका एक्जैक्टली व्यूज क्या होते हैं पता है। अगर आपसे एनेंशियोमर पूछा, अगर आपसे डायस्ट्यूमर पूछा, तो एक्जैक्टली उसने पीछे के दो रूल ऑलरेडी पूछ चुका है। मतलब आपको एक्जैक्टली उसने क्या पूछा, कैरलिटी, यानी आपको अगर कैरल आएगा तभी आप एनेंशियोमर निकाल पाओगे। कैरल के साथ साथ अगर आपको आरएस निकालना आता है तो आप जाकर के एनेंशियोमर और डायस्ट्यूमर को कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। यही वजह है कि मैंने आरएस पे बहुत ज्यादा फोकस किया, फिर उसके कैरलिटी को बताया, तब जाके लास्ट सेशन मैंने एनेंशियोमर और डायस्ट्यूमर टॉपिक को चूज किया। क्योंकि एनेंशियोमर और डायस्ट्यूमर आप तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आपको कैरलिटी के बारे में बहुत ही अच्छे से आइडिया होगा और उसके आरएस को बहुत अच्छे से आइडिया होगा। नॉर्मली इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो नहीं आते। फिशर वाला में मैंने अलग से टॉपिक ही आपको वीडियो बना के दिया था कि फिशर में कैसे चेक करते हैं और फिर उसके बाद वेज और डैश में कैसे चेक करते हैं। तो अगर आपको आरएस नहीं आएगा या आप कैरलिटी नहीं चेक कर पाओगे तो आप एनेंशियोमर और डायस्ट्यूमर को, एक दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर, नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम स्टडी करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, एनेंशियोमर एक ऐसा फिनोमिना, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हम पीपीएल या प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रोटेट कर जाते हैं। रोटेट करते हैं तो कुछ कंपाउंड प्लस डायरेक्शन में रोटेट कर जाते हैं, कुछ माइनस डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। और इनका जब हम मिरर इमेज खींचते हैं ना, तो जो मिरर इमेज हमको ऑब्टेन होता है वो एक कंपाउंड का मिरर इमेज जब दूसरे कंपाउंड को देखते हैं तो एक दूसरे के कंपाउंड क्या होते हैं, एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोज हो जाते हैं। मिरर इमेज तो होंगे, ठीक है, और उनका एक दूसरे के रिवर्ट हो जाएंगे और दोनों बराबर बराबर ऑप्टिकल रोटेशन भी होता है उनका, लेकिन वो कभी एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते। तो इस तरह का जो फिनोमिना होता है वो एनेंशियोमेरिक कंपाउंड का होता है। Enantiomer are those type of compound where the non-superimpose of mirror image, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हम ड्रॉ करते हैं या ऐसे कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर। डायस्ट्यूमर में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, ठीक है। तो डायस्ट्यूमर में नॉर्मली उसके मिरर इमेज को हम नहीं ड्रॉ करते, बहुत ही अजीब तरीके से बिहेवियर होता है उनका, एनेंशियोमर से बहुत ही हटके बिहेवियर करते हैं। कैसे करेंगे वो मैं एक्जैक्टली जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि एनेंशियोमर और डायस्ट्यूमर में क्या होता है। नॉर्मली ऑप्टिकल आइसोमर की प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड में देखने को मिलता है जब हम पीपीएल पास कराते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट उनसे पास कराते हैं तो मॉलिक्यूल का रोटेशन होता है एक्जैक्टली। तो बेसिकली हम इसमें जनरली एप्लीकेशन सीखेंगे। एप्लीकेशन क्या है कि आपको एप्लीकेशन में आरएस अब बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि वो बता चुका हूँ। कैरल आपको आता है, कैरल मैंने काफी ज्यादा डिटेल किया है उस चीज को, ये सारी चीजें मैंने बता चुका हूँ। तो अब एक्जैक्टली हम चलते हैं क्वेश्चन पे कि एनेंशियोमर कैसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं क्या किया, एक एग्जांपल चूज किया, राइट। कैसे एनेंशियोमर, कहाँ एनेंशियोमर डायस्ट्यूमर चेक किया जाता है, किस तरह के कंपाउंड, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया ऐसा कुछ, ठीक है, कि बोला गया कि एनेंशियोमर कंपाउंड है या नहीं है। आपके पास क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो एक्जैक्टली मैं व्यू बता दूं। एक कंपाउंड आपको दिया जाएगा, ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ए बी सी डी ऐसे कंपाउंड खींच दिए जाएंगे कि इसमें से कौन सा कंपाउंड एनेंशियोमर होगा, इसी के रिगार्डिंग सेम, या फिर आपको ऐसे फिगर बना दिए जाएंगे आर आर एस एस, ऐसा कुछ उनका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो उसमें से बोलेगा कि किसका कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ एनेंशियोमेरिक पेयर रखता है। अगर आर है तो सबसे खास बात, मैं एनेंशियोमेर की थोड़ी छोटी बातें बता देता हूँ। अगर आपके कॉन्फ़िगरेशन में आर रोटेशन आना है तो उसको क्या होना पड़ेगा, एनेंशियोमर के लिए एस होना पड़ेगा। अगर आपके पास एस कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ये कब आपने बताया, जब आपके पास सिंगल कायरल कार्बन था। क्या था, सिंगल कायरल कार्बन। ये क्या था, सिंगल कायरल कार्बन होता है तो आपके पास एक ही आर होगा, एक ही एस होगा। नॉर्मल बात है, एक ही आर होगा और एक ही एस होने वाला है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए उसको हम सिंगल कायरल कार्बन, अगर आपके पास दो कायरल कार्बन है तो आर आर होगा तो उसका एस एस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, तब वो एनेंशियोमर शो करेगा। अगर ये मान लो एस एस है तो उसको क्या शो करना पड़ेगा, आर आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। ये क्या हो जाएगा, टू कायरल कार्बन, ठीक है। टू कायरल कार्बन जब होंगे तब होगा। क्यों, कैसे पता चला टू कायरल कार्बन, ये जो आर आप लगा रहे हो ना, यहाँ पे आर जो खींच रखे हो, ये कायरलिटी को चेक करते हैं। कायरल कार्बन हुआ होगा तभी तो उसके आर और आर कॉन्फ़िगरेशन को आपने ड्रा किया, तो कम से कम उसमें टू कायरल होंगे। इसी से मल्टी कायरल कार्बन होते हैं, मतलब ज्यादा होंगे, तो ज्यादा मतलब क्या होता है, या तो आर 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 कॉन्फ़िगरेशन होगा, या फिर उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है सर, इसका एस एस एस, या फिर क्या हो सकता है एस 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 का क्या हो सकता है, आर आर आर। अच्छा सर, ये भी तो हो सकता है। ये सब ट्रिक्स हैं कि कैसे कन्फाइन करते हैं, ये सब एनेंशियोमर है। अगर मान लीजिए आपके पास आर
एस आर ऐसा कुछ है, तो ये एनेंसियोमर कब शो करेगा, एस आर एस, ये एनेंसियोमरिक पेयर होगा। अगर मान लीजिए ये कंपाउंड आपका आर एस एस आया तो आपका एनेंसियोमर कैसे बनेगा, एस आर आर आया। खबर पड़ा मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे के कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्ट करते चला जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास एस एस आर आया तो क्या हो जाएगा, आर आर एस हो जाएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है आर आर एस हो, इसका रिवर्ट मतलब ये दूसरा आपस में कन्फाइन कर सकते हो, आप इसमें रिवर्ट कर सकते हो, दोनों तब चलेगा ये। अगर ये होगा तो ये होना चाहिए, ये होगा तो ये होना चाहिए। तो ये सब एनेंसियोमेरिक पेयर की कंडीशंस हैं। आप अगर किसी कंपाउंड का आर खींच रहे हो तो उसका एस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एनेंसियोमर हो जाएगा। एक्जैक्टली हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ, तो कुछ क्वेश्चन के साथ हम करेंगे। आर एस अब आपको समझ में आ गया कि आर क्या है, एस क्या है, ये सब सारी चीजें आपको डिटेल में पता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड ड्रॉ किया, दैट इज दिस वन, यहाँ पे मैंने क्या लगाया OH, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया NH2, राइट। एग्जैक्टली आप ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे मैंने लगा दिया मान लीजिए छोटा सा कोई एटम SH एंड यू विल सेलेक्ट द H, राइट। ठीक है, नंबरिंग करते हैं। विच नंबर इज ग्रेटर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। कॉन्सेप्ट विच गोज ऑन SCS, राइट। हॉरिजॉन्टल सॉरी VCR। क्यों लगाया सर VCR आपने, क्योंकि जो लीस्ट काउंट नंबर है वो वर्टिकल लाइन में, ध्यान से देखिए इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो लीस्ट काउंट नंबर हमारा वर्टिकल लाइन होता है। अगर वर्टिकल लाइन हो, क्लॉकवाइज रोटेशन हो, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, R। तो 1 2 3 1 2 3 मतलब दैट इज गोज ऑन क्लॉकवाइज, और H हमारा क्या है, वर्टिकल लाइन में, तो रोटेशन कैसा हो जाएगा, R हो जाएगा। ये ठीक है, आपने लिख दिया R, ठीक है, मैंने R कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका मैंने क्या किया, मिरर इमेज खींच दिया, ठीक है। इसका मिरर इमेज खींचोगे तो कैसे बनेगा, OH NH2 SH एंड H, दिस वन। मिरर इमेज क्या हो जाएगा, फ्लिप कर जाएगा, रिवर्ट कर जाएगा। ये विल सेलेक्ट अगेन नंबर, यहाँ पे मैंने 1 नंबर इसको दिया, राइट, जैसे कि यहाँ पे किया था। आपने यहाँ पे नंबर देना शुरू करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, राइट। फिर से आपने क्या किया, यहाँ पे आए। अब ये 1 2 3 कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो जाएगा, S, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो रोटेशन क्या हो जाता है, S। अब नॉन सुपर इंपोज कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा। सुपर इंपोज मतलब इस कंपाउंड को ऐसे उठाओ, इसके ऊपर रख दो। ये कंपाउंड क्या इसको सुपर इंपोज करेगा, ओवरराइड ढक लेगा, ढकेगा। अब ये हाँ बात, हाँ सर कर लेगा। देखो अब आप कैसे बोले, कर लेगा। इसको जैसे उठाओगे तो SH ओवरराइड कर जाएगा, H ओवरराइड करेगा। ये दोनों आपस में ओवरराइड करेंगे क्या, NH2 को उठाओगे तो OH को ढक पाएगा क्या, नहीं होगा ना, नॉन सुपर इंपोज। इसीलिए तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इंपोज मिरर इमेज। अगर ये +20, अगर इसका रोटेशन +20 डिग्री होता है ना, तो इसका रोटेशन कितना होता है, -20 डिग्री। तो ओवरऑल जो रोटेशन होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन के हिसाब से, एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होता है, जहां पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और वो आपस में रोटेशन को क्या करें, कैंसिल आउट कर दें। यानी +20 डिग्री ये रोटेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, -20 डिग्री। तो ओवरऑल रोटेशन कितना हो गया सर, 0। यानी ये कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, आपके लिए इनएक्टिव हो जाएगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, रोटेशन 0 हो गया, एक्सटर्नल कंपनसेशन हो गया इसका, तो इसलिए कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बात आपको खासा ध्यान रखना होता है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे पता है, ये R था सर एक बात तो क्लियर है कि अगर हमने R खींचा है तो इसका मिरर इमेज S आने वाला है, ठीक है। R का आपने S कर दिया तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एनेंसियोमर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये सर, एनेंसियोमर। क्यों, क्योंकि R का हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, S हो गया, ठीक है। अगर R का R होता तो वो कंपाउंड कैसा हो जाता सर, आइडेंटिकल हो जाता। क्या हो जाता, आइडेंटिकल। और सबसे खास बात, सिंगल कायरल कार्बन में आप डैश ट्यूमर चेक नहीं कर सकते, ठीक है। डैश ट्यूमर के लिए 2 कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। डैश ट्यूमर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कम से कम 2 कायरल कार्बन होनी चाहिए। सिंगल कायरल कार्बन में आप डैश ट्यूमर को कन्फाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर R का R ही होता, S का S होता तो कंपाउंड कैसा होता था पता है, आइडेंटिकल बोलते हैं। वो कायरल नहीं है, कायरल है मतलब दैट इज वो एनेंसियोमर नहीं है, तो क्या हो जाता, आइडेंटिकल हो जाता है। ये चीज आपको खासा ध्यान है। कुछ लोगों के दिमाग में होगा सर R का R ही हो जाता तो R का R हो जाता तो कंपाउंड आइडेंटिकल होता, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। कायरल है लेकिन वो R का R ही है तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा। लेकिन R का S हो जाता है तो कैसा पेयर रखेगा, एनेंसियोमर, ठीक है। अगर अब ये दूसरी चीज, यहाँ पे अगर रोटेशन 25-20 है, यहाँ पे 20 है, तो 50% ये बनेगा और ये 50% बनता है, दोनों 50-50% बनेंगे। तो जब कभी कंपाउंड 50-50% कंपोजिशन बनता है तो इस तरह के मिक्सर को, जो हमें वेसल में या कन्फाइंड कर, जो वेसल में हमको सॉल्यूशन मिलता है, जो भी कंपाउंड मिलेगा, उस मिक्सर को रेशमिक मिक्सर बोलते हैं। कैसा मिक्सर बोलते हैं, रेशमिक मिक्सर बोलते हैं। और रेशमिक मिक्सर जनरली क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। 50% ये, 50% ये। अगर ये 50% प्लस रोटेशन है तो 50% क्या है, माइनस रोटेशन के साथ मिला हुआ है हमारा। तो ये +20 डिग्री और ये -20 डिग्री, ओवरऑल रोटेशन क्या हो गया, 0। जब 0 हो जाएगा तो एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये तो खास बात थी आपकी एनेंसियोमेरिक पेयर में
कि एनेंशियोमेरिक पेयर में जनरली सिंगल कार्बन होगा, तब भी आप उसमें एनेंशियोमर पेयर निकाल पाओगे। कई बार ऐसा होता है कंपाउंड आपके पास दिए जाते हैं लेकिन आप आरएस गलती कर देते हो, कई बार आर का आर ही आ जाता है, कई बार सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन होता है आइडेंटिकल कंपाउंड। तो ये भी खासा ध्यान रखना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं आरएस निकालते समय। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप आरएस ढंग से पढ़ो, आरएस को जब तक आप सही से नहीं कर पाओगे तो आप क्वेश्चन एनेंशियोमर के तो लगा ही नहीं सकते, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो आपको आगे टैकल करने में आसान बना देंगे, चीज़ों को आसान कर देंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ, ठीक है, जहाँ पे आपको एनेंशियोमर, मेरा एक ही बेसिक काम है आपको सिखाना। तो आप एप्लीकेशन कैसे सीखोगे, जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा आरएस के थ्रू। तो वो कैसे करते हैं, चलिए हम उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने कई क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपको इसमें यहाँ क्या क्या कन्फाइन करना है, आपको यही बताना है कि किस में क्या एनेंशियोमेरिक पेयर है, कौन से आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो मैंने सिंगल पेयर रखे हैं, तो एग्जैक्टली आपको ये कंफ्यूजन भूल जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे डायस्ट्रोमर निकालना है। यहाँ पे हमें कहीं डायस्ट्रोमर नहीं निकालना है। डायस्ट्रोमर के लिए आपके पास कम से कम 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। यहाँ पे मैंने सिंगल कायरल कार्बन ही डिनोट किए हैं, राइट, यू विल सी देयर। बहुत आसान है, अगर आप सिंगल कायरल कार्बन आप एग्जैक्टली जान जाओगे ना, तो मैंने जैसे कि वहाँ पे मल्टी कायरल कार्बन के आरएस निकाले थे, वो बहुत आसान हो जाएगा। आप सिंगल के लिए एक बार अगर फोकस आउट करोगे ना, तो एग्जैक्टली बाकी तो अपने आप आसान से निकल जाएंगे। फर्स्ट यू विल बी सेलेक्ट द कैरल टी। कैरल, ये कार्बन कैरल है क्या, 1 2 3 सारे डिफरेंट है। यहाँ भी कैरल, एक्चुअली मैंने सारे डिफरेंट ही अटैच किए, राइट। तो ये क्या है, कैरल है। कैरल के लिए बात क्या करेंगे हम, सीआईपी रूल अटैच करेंगे, राइट। तो सीआईपी रूल में क्या होगा, फर्स्ट नंबर किसको देने वाले हैं, विच विन, दैट इज 1 2 3 एंड 4। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, 1 2 3, राइट, 1 2 3। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है और ये वर्टिकल लाइन में है, तो आपका रोटेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ना। वीसीआर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वर्टिकल लाइन में लीस्ट काउंट नंबर चला जाए, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो आर। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर किसको देंगे हम, इसको देंगे। 2 नंबर किसको देंगे, इसको देंगे। 3 नंबर किसको देंगे, इसको। 4 नंबर इसको। 1 2 3 4 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है और 4 आपका हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल कैसा कॉन्सेप्ट होता है, एससीएस, हॉरिजॉन्टल लाइन क्लॉकवाइज रोटेशन एस होता है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में हो और क्लॉकवाइज रोटेशन ना होकर के एंटी क्लॉक हो तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाता है, आर। सर आर का आर ही हो रहा है, आर का आर हो रहा है, तो कंपोजिशन कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। कैसे हैं ये, आइडेंटिकल। देखा कितना आसान था, आपको कुछ करना नहीं है। ये कुछ लोग सोच रहे हैं सर मिरर इमेज, मैंने कुछ ऐसा मिरर इमेज जैसा कुछ नहीं बनाया, मैंने बीच में लाइन नहीं ड्रॉ किया। आप केवल आरएस से चेक करते हो तो भ्रम करने वाला, भ्रम पैदा करने के लिए है कि हाँ मिरर इमेज खींच देंगे, लेकिन हमेशा आपको मिरर इमेज स्केच करके नहीं देगा, वो कुछ भी बना सकता है। आपको कॉन्फिगरेशन आने चाहिए, आर का अगर एस हुआ तभी एनेंशियोमर आप कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आर का आर हो गया तो आइडेंटिकल हो गया, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे 1 नंबर मैंने इसको दिया, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए नंबर देने में। 1 नंबर 2 नंबर, विच वन, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है तो हम एटॉमिक वेट पे जाते हैं, तो एटॉमिक वेट ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 1 2 3 क्लॉकवाइज। 4 नंबर आपका वर्टिकल लाइन में है, वीसीआर का कॉन्सेप्ट लगता है। वर्टिकल लाइन में अगर लीस्ट काउंट नंबर है, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है आर, लेकिन यहाँ रोटेशन कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, एस। अगेन यहाँ पे फुलिन लगा दिया है, सॉरी, यहाँ पे आप फुलिन रखो, यहाँ पे आप कुलिन लगा दो, ठीक है। तो नंबरिंग करो फिर से, व्हाट्स गोइंग ऑन, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 1 2 3 आपका कैसा है, वीसीआर, वर्टिकल लाइन, लीस्ट काउंट नंबर, क्लॉकवाइज रोटेशन क्या हो जाएगा, कॉन्फिगरेशन आर। एस का आर हो रहा है, सर कैसा रिलेशन होगा, एनेंशियोमर होगा। कैसा रिलेशन होगा इसका, एनेंशियोमर होगा, याद रखिए, ठीक है। बहुत आसान है, आप आरएस निकालते ही आपको एनेंशियोमर लिख जाएगा। दिस वन, इसमें एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है, नाइट्रोजन या क्लोरीन का, सर क्लोरीन का। फिर इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, इसको 4 नंबर देंगे, 1 2 3, राइट। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एससीएस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन क्लॉकवाइज रोटेशन एस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्लॉकवाइज रोटेशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यहाँ नंबरिंग करो, 1 नंबर, दैट इज 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज। वर्टिकल वो कॉन्सेप्ट, वीसीआर, वर्टिकल हो, वर्टिकल है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर। सर एस का आर हो रहा है, कैसा रिलेशन होता है, एनेंशियोमर होता है। कैसा रिलेशन होता है, एनेंशियोमर का रिलेशन होता है। इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 नंबर किसको देंगे, 1 2 3 एंड व्हाट्स गोइंग ऑन 4। तो किसी को नंबरिंग में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 1 2 3। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, एससीएस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्लॉकवाइज रोटेशन एस होता है, लेकिन ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको 1 नंबर दिया मैंने, फेनिल को 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, 1 2 3। तो 1 2 3 रोटेशन कहाँ चला गया, क्लॉकवाइज। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एससीएस। हॉरिजॉन्टल में लीस्ट काउंट नंबर है, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, हमेशा क्या आता है, कॉन्फिगरेशन एस आता है। तो आर है, यहाँ पे एस हो गया। ये कैसा रिलेशन रखेगा, एनेंशियोमर, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार ढंग से। नेक्स्ट वन, यहाँ पे 1 नंबर मैंने इसको दिया, ठीक है, ब्रोमीन का, क्योंकि कार्बन है, कार्बन में फुलिन है, ठीक है। 1 नंबर इसको देंगे, फुलिन को फिर 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, राइट। इसको 4 नंबर देंगे, तो 1 2 3, तो दैट इज रोटेशन इज गोज टू दिस वन। तो बी आर, हाँ ठीक है। 1 2 3 क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल में एससीएस वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हो
क्लॉकवाइज रोटेशन होता है एस, लेकिन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो ये कॉन्फिगरेशन कैसा रखेगा, एस का रखेगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे, 3 नंबर इसको देंगे, 4 नंबर इसको देंगे, तो 1 2 3 दिस वन कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, VCR, लीस्ट काउंट नंबर, वर्टिकल में रोटेशन क्लॉकवाइज हो तो ये क्या हो जाएगा, R, एस का R हो रहा है, तो कैसा आइसोमर होगा, एनेंसियोमर। कितना आसान है, आसानी से निकाल ले रहे हो। यहाँ पे नंबरिंग में एक नंबर इसका आएगा, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, फ्लोरीन फिर नाइट्रोजन में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का बाद का होता है, तो 1 2 3 4। कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं सर NO2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन भी 2 है। फर्स्ट यू विल बी सेलेक्ट द फर्स्ट सिंगल एटम, पहले आपको एक पहला एटम सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद जब वो सेम हो जाए तो हम नेक्स्ट की तरफ मूव आउट करते हैं, सेम, ठीक है। तो ये चीज़ खासा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये नहीं कि NO2 ग्रुप को पहला ही नंबर दे देंगे, ऐसा कुछ मत करना। 1 2 3, ठीक है। 4 नंबर कैसे गया, HCS वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 1 2 3 दैट इज दिस वन। तो ये क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन में लीस्ट काउंट नंबर है, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो क्या होता है, S होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे, 3 नंबर इसको देंगे, राइट। 1 2 3 ये 4 नंबर है, 1 2 3 क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, HCS का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन हो, लीस्ट काउंट नंबर और क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो S होता है, लेकिन ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, R, S का R, सारे एक ही हो गए, देखो S का R, एनेंसियोमर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका, एनेंसियोमर। कितना आसान था, कुछ ज़्यादा कंपाउंड थे, बस आपने RS निकालते गए फटाफट। सिंगल कार्बन था इसलिए थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि मैंने एक ही कार्बन का आपका सिलेक्शन किया था, इसलिए ये चीज़ बहुत आसान थी कि एक ही कार्बन से आपने सेलेक्ट किया था, धड़ा आपने सारे कैलकुलेट कर दिए, तो ये तो आसान था। लेकिन आपको मैं इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ, कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाली चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, बूस्ट प्रॉब्लम, कि कैसे कई बार आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ये तो बहुत आसान था, RS निकालते गए सिंगल कार्बन, ऐसे ही मल्टी कार्बल कार्बन होंगे ना तो उसमें भी RS निकलता है, ठीक है। तो आपको मैं एक ट्रिक बता दूं छोटी सी, जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। कई बार वहाँ पे ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कई बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा गया। मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिजाइन किया, ऐसा कुछ क्वेश्चन होने वाला है। मैं मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपका एक कंपाउंड लिखा था फ्लोरीन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो ब्रोमीन, और यहाँ पे मैंने मान लीजिए हाइड्रोजन लिख दिया, एंड यू विल सी इज देयर समथिंग विच वन, कोई दूसरा ग्रुप आप लगा सकते हो, दैट इज OH, ठीक है। तो व्हाट्स गोइंग ऑन, मैं एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखते रहिए बस। एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, राइट। 1 नंबर फ्लोरीन ऑक्सीजन में फ्लोरीन का, एंड 2 नंबर एंड 4 नंबर, राइट। सॉरी, इसको 3 नंबर देंगे ना, 1 2 3, तो 1 2 3 दैट इज दिस वन, ये तो आपको एग्जैक्टली पता है, 1 2 3 दिस वन। और H कहाँ है, वर्टिकल में, वर्टिकल VCR कॉन्सेप्ट, वर्टिकल साइड क्लॉकवाइज रोटेशन R कॉन्फिगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो कॉन्फिगरेशन S हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना पता हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं पता है, इसको आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, इनको मैं यहां रख रहा हूं, इसको मैं यहां रख रहा हूं। जरा ध्यान से देखो मैं क्या बताने वाला हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। फ्लोरीन, ब्रोमीन, एंड उसको मैं ऐसे ही रखता हूं, ठीक है, ऐसे रखा हूं। नंबरिंग करिए जरा आप, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, राइट। ये मैंने किया, वही चीज था, मैंने एक को एक्सचेंज कर दिया, 1 इसको मैंने इससे एक्सचेंज कर दिया, राइट। तो फ्लोरीन को मैंने इधर लिया, तो 1 2 3 दैट इज दिस वन, रोटेशन ऐसा हो रहा है। आप कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, VCR लगाएंगे, वर्टिकल क्लॉकवाइज रोटेशन R कॉन्फिगरेशन, वर्टिकल क्लॉकवाइज रोटेशन R कॉन्फिगरेशन। अभी एक चीज आउटपुट निकल के आ गया, ध्यान से देखिए। अभी आपने इसको एक्सचेंज किया, मैंने इसको भी एक्सचेंज करना है, चलो इसको एक्सचेंज कर देते जरा, देखो ध्यान से। ये तो ऐसे कैसे रहने दो, मैंने इसको भी एक्सचेंज कर दिया, HOH। नंबरिंग करो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 2 3, राइट, क्लॉकवाइज। कॉन्सेप्ट कैसा है, HCS, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज रोटेशन S। अब जरा ध्यान से देखिए, बस अभी आपको सिखा देगा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई बार यहां से आगे किसी को पता भी नहीं चलता, ठीक है। अगर कभी आपके कॉन्फ़िगरेशन में केवल एक कंपाउंड का एक्सचेंज होता है, इवन दैट इज ऑड नंबर में एक्सचेंज होती है, ठीक है। ऑड नंबर मतलब एक बार एक्सचेंज, फिर तीसरे नंबर का एक्सचेंज, फिर ऑड नंबर में जब आपका एक्सचेंज होता है तो हमेशा कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएंगे। एक बार आपने एक्सचेंज किया तो S का क्या हो गया, R। यानी कि एक बात तो ये क्लियर होगी कि अगर सर कंपाउंड एक बार एक्सचेंज किया जाएगा तो हमेशा जो हमारा स्टीरियो आइसोमर का पार्ट आएगा वो होगा कौन सा आइसोमर, एनेंसियोमर होगा। क्या आइसोमर होगा, एनेंसियोमर। अगर हम एक बार किसी एटम को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं ओनली वन टाइम्स, यानी ऑड नंबर में, ठीक है। अगर हम एक बार इससे इसको इससे, या फिर आप इसको इससे रिप्लेस करते हो तो जो हमारा आइसोमर आएगा वो कैसा पेयर आएगा, एनेंसियोमरिक पेयर आएगा। कैसा पेयर आएगा, एनेंसियोमर, यानी S का R आएगा, अगर R होगा तो वो S बन जाएगा। लेकिन
जब हम इवन नंबर में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। यानी कि मैंने 2 बार एक्सचेंज किया, एक बार इन दोनों को एक्सचेंज किया तो ये बना, फिर मैंने कहा नहीं सर अभी इसको भी एक्सचेंज करना है, तो मैंने 2 टाइम्स एक्सचेंज किया। जरा 2 टाइम एक्सचेंज किया ना, देखो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ था पहले से, मैंने क्या किया, इन दोनों को भी एक्सचेंज कर दिया, इन दोनों को एक्सचेंज किया 2 टाइम्स। तो जो फर्स्ट एटम है और जो लास्ट एटम है, जो लास्ट कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड एंड देन लास्ट कंपाउंड, बोथ आर आइडेंटिकल। यही चीज आपको बताना था, बोथ आर आइडेंटिकल। इवन नंबर में एक्सचेंज क्या किया मैंने सर, इसको इसके साथ एक्सचेंज किया, एक नंबर ऑड नंबर में एक्सचेंज। अभी क्या किया मैंने, इनको भी चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे चेंज किया, उसको वैसे किया, मैंने इसको भी चेंज किया। हुआ क्या, कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा, इसका भी एस था, लास्ट वाले का भी एस था। यानी आपने 2 बार एक्सचेंज करना, अगर 4 बार एक्सचेंज करोगे, 6 बार एक्सचेंज करोगे, तो सर इवन नंबर में एक्सचेंज होने से मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या, कंपाउंड आपके क्या बनने वाले हैं, आइडेंटिकल बनने वाले, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन सोच के देखो आप कैसे पूछ सकता है कि अगर मॉलिक्यूल को हम 1000 टाइम्स एक्सचेंज करें आपस में तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, पूछ लिया। तो आप 1000 टाइम वहां बैठ कर फिगर नहीं ड्रा करोगे, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑड नंबर में एक्सचेंज हो रहा है, मतलब किसी कंपाउंड को मैंने किया, कितनी बार एक्सचेंज किया, 9 बार एक्सचेंज किया, 9 टाइम्स। तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा सर, एनेंटियोमर, डायस्टेरियोमर, आइडेंटिकल, नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए ऑड नंबर में एक्सचेंज होता है हमेशा, जो पेयर मिलता है हमेशा वो कैसा होता है, एनेंटियोमेरिक पेयर बनता है। कैसा पेयर बनता है, एनेंटियोमेरिक। यही तो बूस्ट है, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो टिप्स है, यही तो ट्रिक है, ठीक है, यही तो मैं आपको बताना था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि कई बार आपके क्वेश्चन तो डिजाइन होते हैं पेपर में आपको क्वेश्चन डिजाइन करेगा, जो ऑप्शन देगा ना, बोलेगा विच कंपाउंड इज आइडेंटिकल, तो आप कैसे कंफाइन करोगे। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट आता है ना तो विद इन अ सेकंड आप टिक कर दोगे। आइडेंटिकल कब होगा सर, ऑड एक्सचेंज, सॉरी इवन एक्सचेंज, इवन एक्सचेंज, एक बार इसको देखो, इवन में पहुंच गया, एक बार एक्सचेंज करने से ये बना, उसके बाद उसमें एक्सचेंज करने से ये बन गया। अगर हम इवन एक्सचेंज करते हैं तो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल बन जाएगा पहले जैसा। अगर हम इवन नंबर में एक्सचेंज करते हैं, ऑड नंबर में एक्सचेंज करते हैं, ऑड नंबर में एक बार एक्सचेंज करते हैं, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज किया, ये बन गया, इसको वैसे के वैसे रखे, देखो वैसे के वैसा ही है, तो कैसा पेयर आएगा, एनेंटियोमेरिक पेयर आएगा। ये चीज आपको खासा ध्यान रखना है। यही चीजें जो है जनरली पूछी जाती हैं, जो हम क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं या फिर नहीं आता है। यही सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और यही से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सारे ट्रिप और ट्रिक्स आते रहेंगे ना, तो क्वेश्चन को आप ऑप्शन से जल्दी मतलब कम टाइम में आप उसको क्या करोगे, इंप्लीमेंट कर सकोगे, 30 सेकंड 40 सेकंड। तो ये सारे टाइम कम कंज्यूम करते हैं, ये सब टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ऑप्शन ऐसे वो सेलेक्ट करते हैं कि आप देख के ऑप्शन कंफ्यूज जाओगे। सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स वो बना देंगे, ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि आपको खुद कंफ्यूज होने का कि यार कैसे आरएस निकाले, इसका कैसे कंफाइन करें, कैसे आइडेंटिकल चेक करें। सारे आइटम देखने में एक जैसे लगते हैं। आप जब कभी भी क्वेश्चन देखोगे जेडब्ल्यू नीट के इसके रिगार्डिंग ना आरएस वाले, तो सब कंपाउंड एक जैसे दिखते हैं, उसमें कैसे आरएस निकालें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम आरएस निकालना भी बैठ जाते हैं वहां पे, हाँ, क्योंकि एक कंपाउंड बड़ा सा है, आरएस निकालना भी शुरू करते हैं, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते ये कंपाउंड क्या है और उसने क्या पूछा है। अगर पूछ लिया गया कि ऐसा कोई कंपाउंड है, बताओ इसी जैसा दूसरा आइडेंटिकल कंपाउंड कौन सा बना है, तो आप आइडेंटिकल नहीं चेक कर पाओगे। देखो कैसा एक्सचेंज किया उसने, किसी कंपाउंड में 2 बार एक्सचेंज हुआ है, इस एटम को लेकर के या इसके रिगार्डिंग लेकर के, बस आप सेलेक्ट करो ना, आप उसके आरएस निकालना स्टार्ट कर देते हो। जब सर आर आ जाएगा, एस आ जाएगा, मान लो उसने बहुत बड़ा कंपाउंड बना दिया, ऐसे बना के दिया, तो क्या सबका आरएस निकालोगे आप? अब एक का आरएस निकालोगे, फिर उसे 4 ऑप्शन होंगे, सबके आरएस निकालते रहोगे, तो फिर तब तो हो गया, एक क्वेश्चन आप 1 घंटे लगा दोगे, पेपर कैसे दोगे? तो ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं करनी होती हैं। वो अगर क्वेश्चन डिजाइन किया गया तो कुछ सोच के डिजाइन किया है कि सेकंडों में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो ये सारे छोटे छोटे ट्रिक हैं जो आपके टाइम को क्या करेंगे, बहुत ही कम कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे टाइम में, आपके बहुत जल्दी से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया आपको। एनेंटियोमर, डायस्टेरियोमर के बारे में नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो मैंने छोड़ रखे हैं, तो जिसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं उसको डिटेल में डिस्कस कर देंगे। और लास्ट पार्ट होगा ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन एंड कायरल का, ये सारे सिलेक्शन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैंने एक दूसरे डिटेल में टॉपिक में बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सीस एंड ट्रांस, इजेड कॉन्फ़िगरेशन एंड सीन एंड एंटी कैसे पहचानते हैं, कैसे सिलेक्शन करते हैं, उनके बारे में हमें डिटेल करना है, ठीक है। तो ये सेशन आपका अब जाके यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करा दिए। अब आपको यही क्वेश्चन जो मैंने आरएस निकाले थे उससे पहले आप उसमें भी चेक कर सकते हो। मैंने कितने आसान से क्वेश्चन बहुत सिंपल से कराए। अगर आपको लग रहा है कम प्रॉब्लम, तो टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहां पे जाकर के उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे, आप उसके सिलेक्शन कर सकते हो। आरएस खींचना, कायरलिटी चेक करना, एनेंटियोमर, डायस्टेरियोमर पेयर, उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कैसे इनको आसानी से पहचानते हैं वो भी मैंने आपको बता ही दिया सब कुछ, है ना। CIP रूल्स, तो एवरीथिंग विल बी नोन एज वेल, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से रखना है, करते जाना है। किसी को भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो जल्दी कमेंट कर सकता है और मुझसे पूछ सकता है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।